अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर से पहले तक हमने फ्रंट एंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली हैं, जिसमें HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। तो वो हमारा जो था वो क्लाइंट साइड पे चल रहा था, यूज़र इंटरफेस उससे बन रहा था जो कि यूज़र को नज़र आएगा। अभी हमें हमारी जो वेबसाइट है उसको हम वेबसाइट नहीं कह सकते, वेब एप्लीकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर बैकएंड नहीं है कि अगर आपका बटन प्रेस हो तो आपका फॉर्म का डेटा कहाँ जाए, कहाँ स्टोर हो। ये फंक्शनैलिटी अभी तक हमने नहीं पढ़ी। अभी तक हमने जस्ट फ्रंट एंड बनाया है, उसके ऊपर खुद से डेटा डाला है। लाइक अगर आपको 4 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शो करवानी थी पेज के ऊपर, तो आप उसको 4 दफ़ा लिखोगे। आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि आप एक लूप लगाएं और उस डेटा को बार बार 4 दफ़ा प्रिंट करवा लें। ऐसा मैकेनिज्म अभी तक HTML में नहीं था, हमारे पास अवेलेबल नहीं था। या फिर आपके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि आपने यूज़र ने अगर एक दफ़ा कोई चीज़ सेव करवा ली है, नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उसको वही वाली चीज़ शो हो जाए। जैसे कि CV वाली आपने असाइनमेंट की थी, उसमें हम डेटा सेव नहीं करवा रहे थे कहीं पे भी। यूज़र आया, उसने अपना डेटा डाला, उसको उस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पेज रिफ्रेश किया वो सारा डेटा जो है वो डिलीट हो गया। तो हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि हम उस डेटा को कहीं पे सेव करवा सकते। तो उस डेटा को कहीं पे भी सेव करवाने के लिए हमें कोई ना कोई सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए होती है। अभी तक हमने जो भी पढ़ी हैं वो क्लाइंट साइड थी, वो यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर चल रही हैं और यूज़र अपने ब्राउज़र की हद तक ही उसको देख रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अभी तक यूज़र को सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला। तो हम सर्वर के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, सर्वर पे डेटा कैसे भेजेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, हम कौन सी पढ़ेंगे, वो आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती क्या है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या है। सर्वर साइड पेजेस आर प्रोग्राम्स written using one of many web programming languages or frameworks। तो हमने अभी तक, मैंने कहा कि आपने अभी तक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग की है, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस पढ़ी हैं। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो आपका यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर रन हो रहा है, उसको कोई भी सर्वर की एक्सेस नहीं दी हुई हमने। तो अब हमने क्या करना है, हम उसको इनेबल करेंगे कि वो अपनी चीज़ें सर्वर पे सेव कर सके और बाद में जब भी उसको रिक्वायर्ड हो, जब उसको ज़रूरत हो, तो वो वहाँ से चीज़ें रिट्रीव करके ले आए और देख ले। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स जो हैं वो सबसे पहले तो PHP आ जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही है। देन JSP, ASP.NET, पाइथन, पर्ल, रूबी एंड रेल्स। ये फेमस लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सर्वर साइड की। इनके अलावा भी हो रहे हैं लेकिन ये फेमस हैं। ASP.NET और PHP आपस में कंपेटिटर्स हैं। PHP इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि ASP.NET जो है ये एक बैकएंड लैंग्वेज भी यूज़ करती है। ASP.NET एक की जो ASP.NEट अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे कभी, तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक ASP.NET जो कि आपका फ्रंट एंड बनाती है, फिर इसके बैक एंड पे या तो आप C# करते हो या विजुअल बेसिक करते हो। तो आपको 2 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी अगर आपको ASP.NET का डेवलपर बनना है। और ऑन द अदर साइड जो PHP है ये स्टैंड अलोन लैंग्वेज है। इसमें कोई भी आपकी बैकएंड नहीं है कि आपको C# या VB पढ़नी पड़ेगी। आप सिंपली अगर PHP सीख लें तो आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेमवर्क्स। तो जो भी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं उनके फ्रेमवर्क्स डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, जिनको हम कहते हैं MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो उसमें क्या होता है, PHP के या ASP.NET के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं इस वक्त। तो उसमें क्या होता है
कि बिल्ड इन फंक्शनैलिटीज डाल देते हैं लोग, क्योंकि ये ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं। PHP ओपन सोर्स है, ASP.NET 2015 के बाद ओपन सोर्स हो गई थी। तो ओपन सोर्स का ये मतलब है कि जो इनके डेवलपर्स हैं उन्होंने इसका कोड जो है वो पब्लिक कर दिया है। तो अगर मैं भी चाहूँ तो उस कोड को किसी न किसी फॉर्म में मर्ज करके कुछ बिल्ड इन फंक्शंस बना लूँ कि अगर मुझे वेबसाइट का टाइटल सेट करना है तो मुझे टाइटल का टैग ना लिखना पड़े, मैं जस्ट एक फंक्शन कॉल करूँ, उसमें वेबसाइट का टाइटल दूँ और मेरे वेबसाइट के हर पेज पे वो टाइटल सेव हो जाए, शो हो जाए। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी अगर मैं डाल के कोई अपना फ्रेमवर्क रजिस्टर करवा देता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि PHP का जो कोड है वो ओपन सोर्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसी तरह से PHP और ASP.NET के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। PHP के हैं, फिर आ जाते हैं लारावेल, आ जाता है कोडिग्नेटर, केक PHP, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन ये लैंग्वेजेस भी सर्वर साइड हैं। तो जब इनके फ्रेमवर्क्स बनेंगे जिसमें आपके पास बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होगी तो वो भी आप यूज कर सकते हैं एज अ सर्वर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है। द वेब सर्वर कंटेन्स सॉफ्टवेयर दैट अलाउज इट टू रन दोज प्रोग्राम्स एंड सेंड बैक देयर आउटपुट। तो जो वेब सर्वर होता है उसमें एक्चुअली कुछ प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, कुछ कोडिंग हुई भी होती है, जो कि आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करता है और उसकी जो आउटपुट होती है वो आपको वापस भेज देता है। ईच लैंग्वेज फ्रेमवर्क हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। वी विल यूज PHP फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो हम इस कोर्स में PHP करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर लास्ट में एक दो लेक्चर हमारे पास बच जाएं या मुझे एक्स्ट्रा लेने पड़े तो मैं उसमें आपको PHP का कोई एक फ्रेमवर्क का भी इंट्रो दे दूं, लेकिन वो कोर्स में इंक्लूड नहीं होगा, वो जस्ट एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी हमारी जो कि हम इस कोर्स में करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। हम PHP यूज क्यों कर रहे हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स। तो बाकी लैंग्वेजेस भी फ्री हैं, PHP भी फ्री है, ASP.NET भी फ्री है, ओपन सोर्स भी है, और एनीवन कैन रन अ PHP enabled सर्वर फ्री ऑफ चार्ज। ये चीज जो है ये आपके PHP को यूनिक बनाती है। हम PHP की जो वेबसाइट्स हैं वो लोकल होस्ट पे रन कर सकते हैं, ASP की भी कर सकते हैं और PHP की भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन कहाँ पे आ जाता है कि ASP.NET के लिए आपको दो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, एक ASP.NET और सेकंड ASP.NET की बैकएंड लैंग्वेज जो कि या तो विजुअल C# होगी या विजुअल बेसिक होगी। लेकिन PHP में आपको, अगर आपने सिर्फ PHP सीख लिया तो आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। कंपैटिबल होती है ये मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर्स के साथ, वेब ब्राउजर्स के साथ, सिंपल है और इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं। जो सिंटैक्स है इसका वो मोर और लेस आपने पिछली अगर लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं कुछ, लाइक जावास्क्रिप्ट और C++, तो उनसे ही मिलता जुलता इसका सिंटैक्स है। अवेलेबल है ये और डॉक्यूमेंटेड, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इजीली अवेलेबल है PHP.NET के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन आपके लिए अननोन है तो आप क्या करेंगे, PHP.NET / उस फंक्शन का नाम अगर लिख देंगे तो अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट करता हुआ तो उसकी आपको फुल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि उस फंक्शन के कितने पैरामीटर्स हैं, कितने उसके इनपुट पैरामीटर्स हैं, आउटपुट पैरामीटर्स हैं, आप कौन कौन से फंक्शन जो पैरामीटर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से ऑप्शनल हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। PHP is a widely used, free and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP.NET. What is PHP? PHP stands for, जो इसका फर्स्ट P है उससे PHP ही बनता है, और इस PHP से जो फर्स्ट PHP है इसका मतलब होता है पर्सनल होम पेज, एंड देन जो H है दैट इज हाइपरटेक्स्ट, एंड जो P है दैट इज प्री प्रोसेसर। सो PHP की फुल फॉर्म क्या होगी? PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर,
और इस PHP की क्या फॉर्म होगी, पर्सनल होम पेज। लेकिन कुछ जगहों पे इसकी PHP की जब आप फुल फॉर्म देखेंगे तो वो सिंपली लिखी हुई है पर्सनल होम पेज। तो ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट P है उससे दोबारा PHP बनता है और हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और इससे जब PHP बना तो उससे बना पर्सनल होम पेज। दिस इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस डायनामिक। अभी तक हमने डायनामिक वेबसाइट्स, डायनामिक पेजेस नहीं बनाए, हम अपने वेब पेजेस में डेटा खुद से डाल रहे हैं। लाइक अगर मुझे अपने 10 स्टूडेंट्स का डेटा शो करवाना है तो मैं एक टेबल में 10 रोज बनाऊंगा और उसमें 1 बाय 1 सब एंट्रीज डालूंगा। लेकिन जब वो अगर मैं उसी पेज को डायनामिकली क्रिएट करूं तो मुझे जस्ट एक रो बनानी पड़ेगी और उस रो को मैं दोबारा क्रिएट करवाऊंगा और उसमें डेटा कहाँ से आएगा, मेरे डेटाबेस से। मेरे डेटाबेस में चीज़ें सेव्ड होंगी, वहाँ से मैं डेटा फेच करूंगा, अपने टेबल पे लेके आऊँगा। फर्स्ट रो बनाई, वहाँ उस टेबल पे मेरी एक लूप लगी हुई होगी जो कि फर्स्ट एंट्री के लिए फर्स्ट रो बनाएगी, सेकंड एंड 10th। तो मुझे अपना जो कोड है मेरा वो मिनिमाइज हो जाएगा। पहले मुझे 10 रोज इकट्ठी बनानी पड़ रही थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही रो बना रहा हूँ और उसको लूप थ्रू कर रहा हूँ 10 टाइम्स। तो मेरा जो कोड है वो एफिशिएंट हो गया है, मेरा जो डेटा है वो सिक्योर्ड भी है, सेव्ड भी है और रिट्रीवेबल भी है। तो मैं उसको जब भी चाहूँ रिट्रीव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी स्टैटिक वेबसाइट होगी मैं उसको दोबारा से रिट्रीव नहीं कर सकता। प्रोवाइड डिफरेंट कंटेंट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। आपको जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके मुताबिक आप अपना कंटेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह ना हो, जो भी यूज़र आए उसके लिए सब कुछ अवेलेबल हो, तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन का जो मॉड्यूल है उसको स्किप कर दूंगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो हर जो यूज़र है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स ही मेरे वेबसाइट का डेटा देख सकें तो मैं लॉगिन का मॉड्यूल इनेबल कर दूंगा, जिसके पास भी लॉगिन की डिटेल्स होंगी जस्ट वही मेरी वेबसाइट का जो डेटा है उसको देख सकेगा। इंटरफेस विद अदर सर्विसेज। अब PHP आपको इनेबल करती है कि आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करें, आप अपनी वेबसाइट से ही ईमेल्स भेजें, वेबसाइट से ही कॉल्स करें, वेबसाइट से ही SMS करें। डेटाबेसेस और ईमेल्स तो आपके फ्रीली अवेलेबल हैं। लाइक हम MySQL यूज़ करेंगे, ईमेल के लिए हम जीमेल का जो सर्वर होता है उसको उसके थ्रू, जीमेल के थ्रू या याहू के थ्रू हम ईमेल्स भेज सकते हैं। लेकिन फ़ोन कॉल्स और SMS अगर आप भेजना चाह रहे हैं थ्रू PHP तो उसके लिए आपको डिफरेंट APIs हो सकता है बाय करनी पड़े, तो वो पेड होंगी। लेकिन डेटाबेसेस और ईमेल्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट PHP के थ्रू भेज सकते हैं। फिर आप PHP के थ्रू यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ, जैसे आप लोग हैं, हमारी हाईटेक की यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स में से सिर्फ वही स्टूडेंट्स मेरी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकें जो कि मेरी क्लास के हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे दूँगा। तो जो जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो उस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे और जो हाईटेक के बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं ऑथेंटिकेट करूँगा हर यूज़र को, उसकी रिक्वेस्ट को, कि अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे डेटाबेस में स्टोर्ड है और मैंने उसको अलाउ किया हुआ है कि वो मेरी वेबसाइट देख सके, तभी वो वेबसाइट को देख सकेगा, अदरवाइज वो नहीं देख सकेगा। देन आप PHP से जो फॉर्म की इंफॉर्मेशन हैं उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं। हमने फॉर्म्स में पढ़ा था मेथड्स पोस्ट और गेट। तो पोस्ट के थ्रू हम डेटा भेजेंगे, गेट के थ्रू हम डेटा रिसीव करेंगे। देन PHP कोड कैन बी एम्बेडेड इन HTML डॉक्यूमेंट। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि हम HTML के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उनकी एक्सटेंशन होती है .html और उसके अंदर अपना कोड लिख देते हैं।
PHP के लिए हमें क्या करना है, हम अपने PHP के कोड को HTML के साथ एम्बेड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका HTML का डॉक्यूमेंट चल रहा है और वहाँ पे आपने बॉडी के अंदर एक डिव बनाया, उस डिव के अंदर आपने एक टेबल बनाया, तो उस डिव के अंदर जो टेबल है उससे पहले भी आप अपना PHP का कोड लिख सकते हैं। PHP का कोड आप HTML के डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक टैग्स हैं, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग टैग PHP का लगाना पड़ेगा, और उन टैग्स के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो एक PHP का कोड होगा। जैसे हम स्क्रिप्ट के लिए कर रहे थे, स्क्रिप्ट का टैग लगा रहे थे, स्टाइल के लिए कर रहे थे, स्टाइल का टैग लगा रहे थे, इसी तरह से हम PHP का भी एक टैग लगाएंगे और उस टैग को हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं और जितनी मर्जी दफ़ा हम यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। PHP is an amazing and popular language. It is powerful enough to be at the core of the biggest blogging system on the web, WordPress. जो WordPress है वो एक्चुअली PHP का ही फ्रेमवर्क है। उन्होंने क्या किया हुआ है, बिल्ट इन चीज़ें बनाई हुई हैं, टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं। आप जाते हैं, आप अगर किसी ने यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में भी स्टोर हो जाती है और आपकी वेबसाइट पे भी शो हो जाती है। तो उन्होंने बिल्ड इन फंक्शनैलिटीज बनाई हुई हैं, इंटरफेसेस बनाए हुए हैं जो कि इजी टू यूज़ आपकी वेबसाइट को बना देते हैं। देन फेसबुक भी PHP के ऊपर ही बना हुआ है, और इसके अलावा जो बिगनर्स होते हैं वेब डेवलपमेंट में, जो भी बिगनर्स होते हैं, उन्होंने अगर वेब डेवलपमेंट सीखनी हो तो वो उनको जो सीनियर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो सबसे पहले PHP सीखें और PHP के थ्रू देखें कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है, और उसके बाद अगर वो स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली यही होता है कि जो PHP पे एक दफ़ा आ जाए वो स्विच करने का नहीं सोचता, क्योंकि PHP ईजी है और रिलायबल है, और जो बिगनर्स है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ईजी होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। PHP इज़ अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं PHP की कोडिंग की तरफ। पहले हमने थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली। अब हम PHP को कैसे बनाएंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि हम HTML की फाइल्स बनाते हैं और उनकी एक्सटेंशन होती है .html, ठीक है। हम उसमें अपना कोड लिखते हैं, हम उसके अंदर अपनी स्टाइलिंग लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, या फिर हम CSS की अलग फाइल्स बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल्स बना लेते हैं और उनको HTML की फाइल के साथ लिंक कर लेते हैं यूजिंग स्पेसिफिक टैग्स, लिंक का या फिर स्टाइल का, स्क्रिप्ट का। अब जब आपको PHP लिखना है ना, तो आप HTML की फाइल के अंदर, मैंने आपको कहा कि वो एम्बेड कर सकते हैं आप HTML की फाइल के अंदर, ठीक है। लेकिन जब आप अपने HTML की फाइल में PHP का कोड लिखोगे, आपकी HTML की फाइल है, उसकी एक्सटेंशन है .html, और उसके अंदर आप PHP का कोड लिखोगे तो आपको उसकी एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी। पहले उसकी एक्सटेंशन थी .html, लेकिन जब आपको उसके अंदर PHP का कोड लिखना है तो आप उसकी एक्सटेंशन कर दोगे .php। अब जब जैसे ही आप उसकी एक्सटेंशन चेंज करेंगे, HTML थी तो आपने कर दी PHP, तो आपकी जो फाइल है और उसके अंदर HTML है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। HTML की जो जैसी फंक्शनैलिटी थी वो वैसी ही रहेगी। अगर आपने CSS अप्लाई किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप अप्लाई किया हुआ है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी आपके HTML की फाइल की एक्सटेंशन PHP करने से। लेकिन उसमें एक फ़र्क आएगा, वो फ़र्क हम देख लेते हैं। मैं ये PHP का कोड हटा देता हूँ, सेव किया, और इसकी मैंने एक्सटेंशन की HTML, ठीक है। अब जब मैंने इसको रन किया तो इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इस फाइल के अंदर जस्ट एक ही H1 का टैग है और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एक्सटेंशन कर देता हूँ
HTML की जगह PHP, क्योंकि मुझे इसके अंदर PHP का कोड भी लिखना है, तो क्या होगा, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये आपके ब्राउजर के ऊपर रन नहीं होगी। ठीक है, HTML की फाइल्स जो थी वो आपके ब्राउजर पे रन हो रही थी क्योंकि वो क्लाइंट साइड थी। PHP की फाइल आपके ब्राउजर पे रन नहीं होगी क्योंकि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है और ये हमेशा सर्वर पर ही रन होगी। तो इसको रन करने के लिए हमें एक सर्वर रिक्वायर्ड है। अब वो सर्वर ऑनलाइन भी हो सकते हैं। अगर आपके पास, आप में से किसी के पास डोमेन्स हैं, जैसे मेरे पास ये cPanel है, ये मेरे पास एक ऑनलाइन सर्वर है। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट्स मैंने होस्ट की हुई हैं। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन सर्वर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो हम लोकल सर्वर्स यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे लोकल सर्वर्स को। ठीक है, तो लोकल सर्वर में आ जाता है XAMPP, XAMPP और WAMP, दो लोकल सर्वर्स हैं अपाचे के, जिनके ऊपर आप अपने PHP के स्क्रिप्ट्स, ASP.NET के स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हैं, जिनके थ्रू टेस्टिंग के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारा ऑनलाइन सर्वर होता है ना, उसके ऊपर जब हम चेंजेस कर रहे होते हैं तो बार बार अपलोड डाउनलोड करने से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट जो है वो लोकल सर्वर पे करते हैं, जहाँ पे हमें रिक्वेस्ट वगैरह का जो रिस्पॉन्स है वो क्विकली मिल जाता है, क्योंकि हमारे ही कंप्यूटर पे वो वेबसाइट होस्टेड है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट की तो विद इन मिली सेकेंड्स उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो हम अपनी टेस्टिंग जो है वो लोकल सर्वर पे करते हैं, और जब हमारी वेबसाइट बग फ्री हो जाती है या फिर वो इतनी हो जाती है कि हम उसको अपलोड कर दें, तो तब हम उसको ऑनलाइन सर्वर्स पे होस्ट करते हैं, अपलोड कर देते हैं। लेकिन जो आपका लोकल होस्ट है, जो भी आपका लोकल होस्ट होगा, वो सिर्फ आप ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, जस्ट आप ही उसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाएंगे और आपने लोकल होस्ट पे उसको होस्ट भी कर लिया, तो कोई भी और दूसरा बंदा या कोई और आपके लैपटॉप के अलावा कोई और लैपटॉप आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप उस वेबसाइट को किसी ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड करें। ठीक है, तो हम लोकल सर्वर के लिए यूज करेंगे XAMPP। XAMPP फ्रीली अवेलेबल है। आप अगर गूगल में XAMPP लिखेंगे तो अपाचे की एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने OS के मुताबिक। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स या OS, तो आप की जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिहाज से आप अपना XAMPP का जो सेटअप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये 150 प्लस या उसके करीब करीब की फाइल होगी एक, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपका आएगा। इनिशियली सब कुछ स्टॉप होगा। ठीक है, अपाचे, MySQL, फाइलज़िला, और ये तीन चीज़ें हमें नहीं रिक्वायर्ड, हम जस्ट अपाचे और MySQL यूज़ करेंगे। अपाचे आपका लोकल सर्वर बनाएगा और MySQL आपके डेटाबेस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका एक इंटरफेस आएगा। सेकेंड चीज़ ये है कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे डायरेक्टरी मांगेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये C के अंदर XAMPP का फोल्डर बनाता है, अनलेस आप इसको चेंज नहीं करते। तो अगर आप चेंज करते हैं तो वो आपको पता होगा कि आप इसको कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करते तो ये इंस्टॉल होता है C के अंदर, C ड्राइव के अंदर, जो या आपकी जो भी विंडोज़ वाली ड्राइव होती है उसके अंदर XAMPP का फोल्डर क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे ये जो आपका XAMPP है वो इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे सर्च करने से XAMPP नहीं मिल रहा, तो आपने जहाँ पे भी आपकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है वहाँ से जाके आप XAMPP control.exe की फाइल को जब रन करोगे तो आपका XAMPP रन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हैं दो चीज़ें, हमें दो ही चाहिए, अपाचे और MySQL।
तो मैं अपाचे को स्टार्ट करूँगा और मैं MySQL को स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के एरर्स आएंगे कि अपाचे आपका स्टार्ट नहीं होगा। आप अपाचे को स्टार्ट करना चाहेंगे लेकिन वो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आएंगी और ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। वो क्यों आएगा कि ये एक स्पेसिफिक पोर्ट यूज़ करते हैं, 80 पोर्ट आपके वेबसाइट की यूज़ करेगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में 80 पोर्ट अवेलेबल ना हो तो ये उस सूरत में आपको एक एरर देगा कि पोर्ट ब्लॉक्ड है, अनअवेलेबल है या बिजी है। ठीक है, तब होता है मोस्टली जब आपने कोई और सर्वर इंस्टॉल किया हुआ हो या आपके सिस्टम में स्काइप इंस्टॉल्ड हो या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो जो 80 पोर्ट को यूज़ कर रही है, तो आपके पास एरर आएगा कि आपका जो अपाचे सर्वर है वो कुड नॉट स्टार्ट ड्यू टू ब्लॉक्ड पोर्ट। तो अगर तो आपने इसको स्टार्ट किया और ये स्टार्ट हो गया तो वेल एंड गुड, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने। लेकिन अगर आपने इसको स्टार्ट किया है, आपने इसको स्टार्ट किया है और ये स्टार्ट नहीं हुआ और आपका एरर आया है, तो मैं 2 स्टेप्स बता रहा हूँ, वो आपने परफॉर्म करनी है लाजमी। आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट नहीं हुआ, एरर आ गया कि 80 पोर्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, तो आप क्या करोगे, आप अपाचे के सामने ही कन्फिग के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक नहीं है, लेफ्ट क्लिक है, तो एक मेन्यू सा खुलेगा। इस मेन्यू पे आप फर्स्ट और सेकंड फाइल को एडिट करेंगे। तो पहले फर्स्ट फाइल को करते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये नोटपैड में ओपन होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल F फाइंड करने के लिए और मैं फाइंड करूँगा 80। राइट, मैंने क्या किया, अपाचे के सामने अगर मेरा अपाचे स्टार्ट नहीं हो रहा तो कन्फिग पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपाचे की जो मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट मेन्यू आइटम है उसके ऊपर क्लिक किया, नोटपैड की फाइल खोली। इस फाइल पे मैं कंट्रोल F करूँगा फाइंड करने के लिए, कंट्रोल प्लस F, और मैं लिखूँगा 80 लिखा तो मैंने किया फाइंड नेक्स्ट। राइट, तो उसने मुझे 80 लिख दिया, फाइंड कर दिया कि आपका जो 80 है वो यहाँ पे है। तो आपका एरर कब आता है, जब आपकी 80 पोर्ट अनअवेलेबल हो, ब्लॉक्ड हो या फिर ऑलरेडी इन यूज हो। तो हम क्या करेंगे, हम अपने अपाचे को ट्राई करेंगे किसी और पोर्ट पे रन करने की। तो हम इस 80 की जगह पे लिख देंगे 8080। पहले 80 था, हमने क्या कर दिया 8080। ठीक है, फिर दोबारा फाइंड किया, दोबारा 80 आया, इसको भी 80 कर दिया, फाइंड किया 80 आया, 80। 3 दफ़ा आपका 80 आएगा और आप उस 80 को 8080 करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा स्टार्ट हो रहा है। देन आपने इसको सेव कर लेना, इस फाइल को। जितनी बार आपका 80 आया था आपने उसको 8080 कर दिया, 80 कर दिया और 80 कर दिया, और नेक्स्ट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा 80। तो आप इस फाइल को सेव कर लेंगे, फाइल सेव या फिर कंट्रोल S। राइट, फिर आप खोलेंगे इसकी सेकंड फाइल खोल के दोबारा कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे फाइंड करेंगे 443। ठीक है, तो 443 है तो इसको आप कर दोगे 4433। अगेन सर्च किया 4433, अगेन सर्च किया 4433, तो ये भी 3 टाइम्स होगा। आपने फर्स्ट फाइल में 80 को रिप्लेस करना है 8080 के साथ 3 टाइम्स, और सेकंड फाइल में आपने रिप्लेस करना है 443 को 4433 के साथ 3 टाइम्स। तो फिर आप इसको भी सेव करेंगे, फाइल क्लोज करके जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका अपाचे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपाचे आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है और इसका वेट करना है कि ये स्टार्ट हो जाए। आपको कैसे पता चलेगा, एक ये ग्रीन हो जाएगा, सेकंड इसकी पोर्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये करंटली यूज कर रहा है 80 पोर्ट और 443 पोर्ट।
तो जब आप इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा 8080 और इस 443 की जगह पे आ जाएगा 4433। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट हो गया तो आप स्टार्ट करोगे MySQL को। ये दोनों आपने स्टार्ट करनी है जस्ट, इसके अलावा फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको बाद में आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो फिर ये 3 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना XAMPP सर्वर जो है वो स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और अगर आपका पोर्ट का मसला आ रहा है तो आप उसको ख़त्म करोगे। अब मैंने XAMPP सर्वर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अब आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। हमने ये कोड लिखा हुआ था index.php, ठीक है, और सपोज मैंने ये फाइल बनाई हुई थी अपने डेस्कटॉप के ऊपर। अब इस डेस्कटॉप से मैं इस फाइल को लोकल होस्ट या XAMPP के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा XAMPP इंस्टॉल्ड है C और यहाँ पे। तो मुझे अपना जो कोड है वो इस फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन इस फोल्डर के अंदर मैं ब्लाइंडली इसको पेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कर जाऊँगा इस फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर होगा XAMPP के अंदर, एक फोल्डर होगा htdocs का, htdocs। हम इसके अंदर जाके अपना जो भी कोड है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स पड़ी हैं htdocs के अंदर, आपने इनको नहीं छेड़ना। और जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स आएंगे इस लेक्चर 9 के अलावा, ये लेक्चर 9 मैंने बनाया हुआ है, इसके अलावा आपके ये वाले बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स आ रहे हैं htdocs के अंदर, तो आपने इन फोल्डर्स को नहीं छेड़ना, वरना आपका जो XAMPP है वो क्रैश हो जाएगा और दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे PHP कोड्स के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी ये वाली फाइल पेस्ट कर दूंगा। मैंने क्या किया, XAMPP के अंदर जो मेरे C में था, htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाया PHP कोड्स का, और वहाँ पे मैंने अपनी PHP की फाइल रख दी। अब इससे ये मुराद है कि मैंने अपनी जो PHP की फाइल थी वो सर्वर पे अपलोड कर दी, क्योंकि XAMPP हमारा सर्वर है, लोकल सर्वर है, और इसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट के लिए एक फोल्डर बनाया और उसमें मैंने अपना जो कोड था वो पेस्ट कर दिया। अब ये मेरी एक वेबसाइट है, इसके अंदर मैं जो भी चीज़ें, जो भी कोड्स रखूँगा वो स्पेसिफिकली इस वेबसाइट के लिए, PHP कोड्स उसका नाम है, उसके लिए चलेगी। अगर मुझे न्यू वेबसाइट बनानी है तो मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा वेबसाइट के नाम से। मुझे साइट 3 चाहिए, मैं फोल्डर बनाऊँगा। अब ये मेरे 3 फोल्डर्स, मेरी 3 वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स। तो इस वेबसाइट के अंदर मैं जो भी चीज़ें रखूँगा वो इस वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक होंगी, और बाकियों के अंदर मैं जो रखूँगा वो उनके लिए स्पेसिफिक होंगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपने फोल्डर्स बनाने हैं। आप ब्लाइंडली इस जगह पे पेस्ट मत कीजिएगा अपने कोड्स को। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। PHP कोड्स के अंदर मैंने index.php की फाइल रखी और इसको मैंने रन किया, तो अभी भी ये रन नहीं हो रही। हालांकि ये सर्वर पे पड़ी है, लेकिन अभी भी ये रन नहीं हो रही। तो मुझे इसको रन करने के लिए अपने एड्रेस बार में, वेबसाइट का जो एड्रेस बार है वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, राइट। हम जैसे लिखते हैं .google.com, हम जब इसको एड्रेस बार में लिख के एंटर करते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ओके, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास एड्रेस आ रहा है ये, C के अंदर XAMPP के अंदर htdocs के अंदर PHP कोड्स, और वहाँ पे ये फाइल रन हो रही है। तो मैंने तो अपनी वेबसाइट, ये जो अपना पेज था, ये तो मैंने सर्वर पे अपलोड कर दिया था, तो इसको तो रन होना चाहिए था। तो ये ऐसे रन नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये आपकी लोकल फाइल ही चल रही है। आप जब भी
आपको इसे रन करना है तो आप इसको सर्वर पे रन करेंगे। सर्वर पे रन करने के लिए आप जब यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट, अपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में लोकल होस्ट लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपके पास अपाचे का एक ये होम पेज खुलेगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने पोर्ट चेंज की थी वो यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट :8080। जिन्होंने पोर्ट चेंज की थी वो जब ये वाली चीज़ लिख के एंटर दबाएंगे तो तब ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, और जिन्होंने पोर्ट चेंज नहीं की हुई वो जस्ट लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो जिन्होंने पोर्ट चेंज किया है उनके लिए जो एड्रेस है वो है लोकल होस्ट :8080 और जिन्होंने पोर्ट चेंज नहीं की उनके लिए एड्रेस है जस्ट लोकल होस्ट। ठीक है, तो जब आप लोकल होस्ट लिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप इस सी के अंदर जैम्प के अंदर htdocs के फोल्डर में आ गए। ठीक है, अब यहां से आपने वेबसाइट ओपन करनी है अपनी PHP कोड्स वाली। तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट के अंदर जाके PHP कोड्स की वेबसाइट को ओपन करो और इस वेबसाइट के अंदर कौन सी फाइल ओपन करनी है, index.php। तो एक और स्लैश लगाई और यहाँ पे लिखा index.php लोकल होस्ट। इस लोकल होस्ट से आपको यहाँ तक का एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा, htdocs के अंदर वाला एड्रेस आप इससे आगे लिखेंगे। तो लोकल होस्ट मैंने लिख लिया तो यहाँ तक आ गए। फिर मुझे लोकल होस्ट के साथ लिखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का नाम जो कि आप अपनी मर्जी से सेट करेंगे। मैंने रखा हुआ था PHP कोड्स का तो मैंने यहाँ पे लिखा PHP कोड्स। और फिर इस वेबसाइट के अंदर मुझे कौन सा पेज ओपन करना है, index.php। तो मैंने लिख दिया कि लोकल होस्ट के अंदर इस वेबसाइट के अंदर ये वाला पेज ओपन करो। तो मैंने रन किया तो मेरा जो PHP का स्क्रिप्ट था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो आप अपना PHP का जितना भी कोड होगा वो इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले आप अपना जैम्प स्टार्ट करेंगे, इसमें अपाचे स्टार्ट करना है, MySQL स्टार्ट करना है। MySQL की अभी हमें इस लेक्चर में ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक का उसमें हम MySQL के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आपने इन दोनों को स्टार्ट करना है सबसे पहले। ये स्टार्ट नहीं होंगे, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं और मैं अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो मेरा पेज ओपन नहीं होगा क्योंकि मेरा लोकल होस्ट जो है वो रन नहीं हुआ होगा। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो और अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना लोकल होस्ट स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर अपने PHP के कोड को जैम्प के अंदर htdocs के अंदर एक फोल्डर बना के वहां पे पेस्ट करना है। फिर आपने लोकल होस्ट के साथ उस फोल्डर को और उस फाइल के नाम को लिख के ओपन करना है। तो PHP का कोड आप इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा स्लाइड्स पे। PHP code is executed on the server and the result is returned to the web browser as a plain HTML। सर्वर पे रन होता है और सर्वर के अगेंस्ट इसका रिस्पॉन्स को जनरेट होता है, वो रिस्पॉन्स आ जाता है आपके ब्राउजर के पास और ब्राउजर उसको आपको शो करवा देता है। PHP फाइल्स हैव एक्सटेंशन ऑफ .php। PHP की एक्सटेंशन होगी आपके PHP के कोड की फाइल की। अब PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले ये देख लेते हैं। अब आपका, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओपन फोल्डर
दिस फोल्डर, इसको डिलीट, और ये हो गया। ठीक है, अब हमारी उस PHP जो हमारा HTML की फाइल थी, हमने जस्ट उसकी एक्सटेंशन चेंज की थी, हमने HTML की जगह पे कर दिया था PHP। तो अब इस फाइल के अंदर PHP का कोई भी कोड नहीं है, ये प्लेन HTML का कोड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस फाइल में PHP का कोड एंटर करना है तो वो आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कर रहे थे कि हम हेड में भी कर सकते हैं, बॉडी में भी कर सकते हैं, और बॉडी के एंड पे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें करना कहाँ पे था? HTML के अंदर अंदर। इस HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट का टैग था वो किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते थे, जैसे ये। अब जो PHP का कोड है वो भी हम किसी जगह पे भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें एक इंडिपेंडेंस ये मिली है कि हम HTML से भी बाहर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम HTML से भी बाहर उसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब यूज कैसे करेंगे, PHP का कोड एंटर कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि PHP के कोड के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स होते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग टैग है वो है एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, ये इसका है स्टार्टिंग टैग। एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और विदाउट स्पेस PHP आपने लिखना है, तो ये इसका हो गया स्टार्टिंग टैग, और इसका एंडिंग टैग होगा क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट, राइट। तो अगर आपको जल्दी लिखना है तो आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज्ड, इसके दरमियान में PHP और एंटर। जिस ऑर्डर में आपका एंगल ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसी ऑर्डर में वो क्लोज होगा। सबसे एंड पे आपका, सबसे स्टार्ट में आपका एंगल ब्रैकेट थी, सबसे एंड पे क्लोज होगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क वो क्लोज, और यहाँ पे PHP। तो ये इसका हो गया स्टार्टिंग टैग, ये इसका हो गया एंडिंग टैग। इन टैग्स के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो PHP का कोड कंसीडर होगा, राइट। मैं लिखता हूं echo hello world from PHP script। ठीक है, echo का मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम PHP स्क्रिप्ट, और इस पेज पे हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट भी है जो कि HTML से जनरेट हो रहा है। ठीक है, सेव किया। जब मैं इस फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो ये वाली चीज़ मेरी PHP की स्क्रिप्ट से आ रही है, और ये वाली चीज़ मेरे HTML के H1 टैग से आ रही है। अब जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो मुझे PHP का कोड नज़र नहीं आएगा, मुझे मेरा PHP का कोड नज़र नहीं आ रहा, जस्ट उसकी आउटपुट शो हो रही है। तो मैंने ये वाली जो लाइन है ये कैसे लिखी है किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। उसको जस्ट जो भी यूज़र होगा मेरी वेबसाइट का, उसको जस्ट ये शो हो रहा है कि मैंने ये वाली चीज़ लिखी हुई है अपनी वेबसाइट में। इसको मैंने किस तरह से लिखा है ये उसको नहीं पता, लेकिन जो ये वाला कोड है हेलो वर्ल्ड का, ये मैंने H1 के टैग में लिखा था, HTML का टैग था, तो वो यूज़र को शो होगा। तो जितनी भी वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं आप उसके PHP के कोड को नहीं देख सकते कि उसने क्या लॉजिक्स लगाई हुई हैं, किस तरह से डेटा को शो किया हुआ है या फिर डिस्प्ले किया हुआ है, रिट्रीव किया हुआ है सर्वर से, आप वो नहीं देख सकते, आपको जस्ट डेटा शो होता है। तो PHP इसीलिए सिक्योर है कि जो भी आपका कोड है वो यूज़र को नज़र नहीं आता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप PHP के जो टैग्स हैं वो आप अपने पेज में किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर इस टैग को PHP को यहाँ पे लिख दूँ तो क्या होगा, मेरा HTML सबसे पहले चलेगा और PHP का कोड उसके बाद चलेगा। क्यों? क्योंकि HTML का टैग पहले आ रहा था और PHP का जो टैग है वो बाद में आ रहा था। अब अगर मैं इसी कोड को यहाँ पे लिख दूँ तो क्या होगा,
मेरा पहले PHP का टैग चलेगा, फिर h1 का टैग चलेगा। PHP का टैग चला और h1 का टैग चला। तो आप इस PHP के टैग को अपने HTML के डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे एम्बेड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, या फिर आप इसको मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका मल्टीपल टाइम आपका जो PHP का स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर पे इसको प्लेस कर रहे हैं, ये अपने ऑर्डर के लिहाज से ही एग्जीक्यूट होगा। फ्रॉम PHP स्क्रिप्ट टॉप, मिडल एंड बॉटम। अब इस स्क्रिप्ट में सबसे पहले ये वाला स्क्रिप्ट आएगा, फिर मिडल वाला आएगा, फिर आपका HTML का आएगा और सबसे एंड पे ये वाला आएगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे पहले टॉप आया, मिडल आया, फिर हेलो वर्ल्ड आया HTML से और फिर बॉटम। तो आपका जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा कि आप अपने PHP के स्क्रिप्ट को किस जगह पे प्लेस कर रहे हैं। तो वो आपने वाइजली करना है। अगर आपको PHP का स्क्रिप्ट सबसे एंड पे चलाना है तो आप उसको सबसे एंड पे रखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि PHP का स्क्रिप्ट सबसे पहले चले तो आप उसको सबसे पहले रखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो लोड हो जाएं, उनके बाद मुझे अपना PHP का स्क्रिप्ट चलाना है, तो आप उसको मिडिल में किसी भी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। राइट, तो अ PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद दिस एंड एंड्स विद दिस। तो ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। इसके दरमियान में आप अपना PHP का जो कोड है वो लिखेंगे। अब PHP स्टेटमेंट एंड विद अ सेमीकोलन। जो टर्मिनेटर है आपका वो आपके PHP के स्क्रिप्ट को की लाइन को एंड करेगा। तो ये आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका PHP का जो कोड है वो होगा। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में आपका PHP का कोड आएगा। PHP जो है ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें जस्ट जो आपके वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज है उसके कीवर्ड्स हैं या बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है। इन PHP नो कीवर्ड्स, क्लासेस, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर केस सेंसिटिव। कोई भी आपका कीवर्ड या फिर आपकी क्लास या फिर आपका फंक्शन या फिर आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस केस सेंसिटिव नहीं है। तो आपका अगर इफ है कीवर्ड तो आप अगर इसको कैपिटल में भी लिख देंगे तब भी ये इक्वल है, कैमल केस में लिख देंगे तब भी इक्वल है, ऑल स्मॉल लिख देंगे तब भी इक्वल है। इसी तरह से अगर आपकी क्लासेस हैं उनके नाम आप कैपिटल में लिख दें, स्मॉल में लिख दें, कैमल केस में लिख दें, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जितने भी आपके होंगे वो केस सेंसिटिव नहीं होंगे। तो अगर आप कैपिटल में लिखना चाह रहे हैं कैपिटल में लिख दें, स्मॉल में लिखना चाह रहे हैं स्मॉल में लिख दें, कैमल केस में लिखना चाह रहे हैं कैमल में लिख दें। तीनों का जो मतलब है वो सेम रहेगा। लेकिन जितने भी आप वेरिएबल्स बनाएंगे वो आपके केस सेंसिटिव होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स के अलावा जितना भी कुछ है PHP का बिल्ट इन या फिर आप फंक्शंस बनाएंगे वो केस सेंसिटिव नहीं होंगे। देन कमेंट्स। PHP में या हर लैंग्वेज में दो तरह के कमेंट्स होते हैं, या सिंगल लाइन होता है या फिर मल्टी लाइन होता है। तो सिंगल लाइन तो आप डबल स्लैशेस के साथ कर सकते हैं, जैसा कि CSS में था, जैसा कि C++ में था। लेकिन यहाँ पे आप सिंगल लाइन जो कमेंट है वो हैश के साथ भी कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा ये वाला कोड है और मुझे ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं करनी तो मैं इससे पहले डबल स्लैशेस लगा दूंगा तो ये कमेंट हो गई। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते और आप हैश लगा देते हैं तब भी आपका ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिंगल लाइन। अगर आप मल्टी लाइन करना चाह रहे हैं तो वो वही कन्वेंशनल वे है कि स्लैश स्टैटिक स्लैश। तो इन दो के दरमियान में
जो भी आपका कोड होगा, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। PHP variables. A variable can have a short name like X and Y or a more descriptive name like age, car name or total volume. तो जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए होते हैं, और वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ वेबसाइट, वो चेंज हो सकती है। तो कुछ रूल्स हैं PHP के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा $साइन से स्टार्ट होगा। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे कि हम अपना वेरिएबल, मैं एक मिनट ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, और ये भी डिलीट कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम कैसे कर रहे थे, हम कर रहे थे var age equals to 10। तो हम var का कीवर्ड यूज कर रहे थे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे हम var का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले लगाएंगे $साइन। ठीक है, अब इस $साइन के बाद आपके वेरिएबल का नाम आएगा। अगर मैंने $a=10 किया है तो ये एक वैलिड वेरिएबल है PHP का, और उसका नाम क्या है a, और उसकी वैल्यू क्या है 10। अब वेरिएबल के नेम्स रखने के कुछ रूल्स हैं। अब वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। आपका जो वेरिएबल नेम है या तो वो किसी लेटर से स्टार्ट हो, जो कि A to Z हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, या फिर वो स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर A। या तो वो A to Z कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इन दो कंडीशंस के अलावा आपका वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो आपका जो वेरिएबल नेम है वो स्टार्ट होगा या तो कैरेक्टर से, वो कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, या फिर वो स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से। ठीक है, अंडरस्कोर A, अंडरस्कोर B, ABC। तो ये आपका एक वैलिड PHP वेरिएबल है। A variable name must start with a letter or underscore. A variable name cannot start with a number. नंबर से आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। A variable name can only contain alphanumeric combinations like A1, this is the valid variable, alphanumeric combination है। Can only contain alphanumeric characters and underscores। तो इसमें क्या क्या आ जाती हैं, A to Z, वो कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, 0 to 9 आपके न्यूमेरिक्स हो गए, और अंडरस्कोर। आप इन तीन चीज़ों के अलावा अपने वेरिएबल में कोई भी और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। डॉट यूज़ नहीं कर सकते, हैश यूज़ नहीं कर सकते, कॉमा यूज़ नहीं कर सकते, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं कर सकते, एंड का जो सिंबल है वो यूज़ नहीं कर सकते, स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते। आप जस्ट अपने वेरिएबल्स में या तो कैरेक्टर्स होंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, या अंडरस्कोर होगा, ये तीन यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो इन तीनों में से भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। स्टार्ट हमेशा होगा या तो अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से, लेकिन उसके अंदर डिजिट्स आ सकते हैं। और वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। लाइक अगर मैं इसको A करता हूँ, A10 और $A=20, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि दिस वन वाज स्मॉल एंड दिस इज कैपिटल। तो केस सेंसिटिव वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होंगे तो ये अलग तरह से ट्रीट होगा, ये अलग वेरिएबल के तौर पे ट्रीट होगा। आउटपुट वेरिएबल्स, अगर मेरे पास ये वैल्यू है, इसको क्लोज कर देता हूँ, A=10, तो मुझे ये शो कैसे करवानी है यूजर को। जैसे कि C++ में था, हम सी आउट करते थे,
तो इस वैल्यू को मैं आउटपुट कैसे करवाऊंगा? With PHP there are two basic ways to get output. एक होता है echo, echo का फंक्शन है बिल्ट इन, और एक होता है print. दो तरह की चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को आउटपुट करवाने के लिए, echo और print. दो और भी हैं, var dump और print underscore r. इनका मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम echo और print को देख लेते हैं। तो मैंने किया $a=10। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ echo $a, तो क्या होगा? मैं इसको भी इस HTML के डॉक्यूमेंट को ही खत्म कर देते हैं। हमारे जस्ट index.php में ये कोड पड़ा है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आई 10 की। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया था $a=10, echo करवाया $a। अगर मैं यहाँ पे लेता कैपिटल A=10 और मैं एको करवा रहा हूँ स्मॉल a को, तो मेरे पास एरर आएगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल a, क्योंकि हमने स्मॉल a तो डिफाइन ही नहीं किया था, हमने कैपिटल A किया था। तो जब मैं इसको कैपिटल A करूँगा तो मेरे पास आउटपुट दोबारा 10 हो जाएगी। तो दिस प्रूव्स कि आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हम प्रिंट के थ्रू भी आउटपुट करवा सकते हैं, लेकिन प्रिंट के लिए आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और सेम आपका आउटपुट होगी। तो हम चाहें तो echo यूज करें, चाहे प्रिंट यूज करें। प्रिंट के लिए आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, echo के लिए आपको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगा भी देते हैं तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एरर नहीं आएगा। लेकिन echo में यूजुअली हमारी ब्रैकेट्स नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, मैं आपको अभी बताता हूँ। अब echo and print are more or less the same. They are both used to output data on the screen. जो echo और print है वो ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि echo की रिटर्न वैल्यू कोई नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप echo करवा रहे हैं तो इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रिंट की रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, echo की जगह पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो इसकी एक रिटर्न वैल्यू होगी। अगर प्रिंट हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर प्रिंट ना हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रिंट हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर प्रिंट ना हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम प्रिंट को यूज कर सकते हैं इफ एल्स में, अपनी लूप्स में। हम echo को यूज नहीं कर सकते क्योंकि echo की रिटर्न टाइप नहीं होती, प्रिंट की रिटर्न टाइप होती है। एक डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड इज echo कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स और प्रिंट जो है वो जस्ट एक ही पैरामीटर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रिंट के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं $a $b=20, तो मैं इसके अंदर अगर लिखता हूँ $b कि दोनों को प्रिंट करवाओ तो नहीं होगा, क्योंकि जो प्रिंट है वो आपके एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर मैं यही वाली चीज़ echo से करवाऊँ और ब्रैकेट्स में करूँ तो ब्रैकेट्स में ये चीज़ नहीं होगी। तो मुझे ये करने के लिए ब्रैकेट्स हटानी पड़ेंगी, और जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स हटाई तो उसने दोनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान में एक ब्रेक भी आए तो मैं यहाँ पे br का टैग डाल देता हूँ। तो नहीं हुआ, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। तो अब क्या हुआ, पहला उसका पैरामीटर था $a, उसने 10 प्रिंट किया। फिर सेकंड पैरामीटर में हमने br का टैग डाला हुआ था जो कि न्यू लाइन के लिए होता है, उसने उसको किया तो न्यू लाइन पे आ गया। थर्ड पैरामीटर में
बी को उसने प्रिंट करवा दिया, तो आपकी आउटपुट आई इस तरह से। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि एको के साथ हम ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो आपका एको काम नहीं करेगा। तो एको के साथ हम ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। अगर आपका सिंगल आउटपुट है तो आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट है तो आप ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। प्रिंट के साथ आप ब्रैकेट यूज करते हैं और प्रिंट में आप जस्ट एक ही पैरामीटर फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो थर्ड है वो ये है कि एको जो है आपका प्रिंट से मार्जिनली फास्ट है, यानी कि एको की आउटपुट जल्दी आती है, मार्जिनली, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्रिंट के लिहाज से वो थोड़ा सा फास्ट है। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं एको और प्रिंट में। एक ये कि एको की रिटर्न टाइप नहीं है, प्रिंट की रिटर्न टाइप है। एको मल्टीपल पैरामीटर्स को ले सकता है, प्रिंट मल्टीपल पैरामीटर्स को नहीं ले सकता। और एको जो है वो मार्जिनली फास्ट है प्रिंट के अगेंस्ट। अब दो और वेरिएबल्स भी हैं, दो और आउटपुट वेरिएबल्स भी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, var dump और print r। अगर तो मैं करता हूं, मैं b को हटा देते हैं यहाँ से, और जहाँ पे मैं करता हूँ var underscore dump और $a। अब ये क्या करेगा, ये मुझे इस वेरिएबल की डिटेल्स बताएगा। अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो उसने मुझे बताया कि हमारा जो वेरिएबल था उसकी टाइप थी इंटीजर और उसके अंदर ये डेटा पड़ा है। अगर मैं इसके अंदर रखवाता 0.5 तो ये मुझे बता रहा है कि आपके डेटा टाइप की, आपका जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप है फ्लोट और उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है ये। और अगर मैं इसको डबल कोट्स में डाल दूं तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ इतनी है और उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी है। तो var dump का फंक्शन क्या कर रहा है, आपकी वैल्यू भी बता रहा है आपके वेरिएबल की, उसकी डेटा टाइप भी बता रहा है, और अगर वो स्ट्रिंग है तो वो उसकी लेंथ भी बता रहा है। ठीक है। और प्रिंट आर का जो फंक्शन है ये यूज होता है एरेज को आउटपुट करवाने के लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे, चलिए इसको हम देख लेते हैं आगे। यूजुअली क्या होता है कि हम एरे को आउटपुट करवाने के लिए लूप्स यूज करते हैं। तो अगर हम लूप यूज ना करें और एरे को वैसे ही प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम प्रिंट आर का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। लूप्स एको या प्रिंट जस्ट सिंपल प्रिंट के थ्रू आउटपुट नहीं होती। अगर हम अपनी एरेज हैं उनको विदाउट लूप प्रिंट करवाना चाहें तो हम प्रिंट आर का जो फंक्शन है वो यूज करते हैं। ये जब हम अभी एरेज पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो ये आपके आउटपुट वेरिएबल्स हैं, एको है और प्रिंट है। var dump आपकी इंफॉर्मेशन को बता देता है और प्रिंट आर जो है वो एरेज को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तीन डिफरेंसेस हैं एको और प्रिंट में। एको की रिटर्न टाइप नहीं है, प्रिंट की रिटर्न टाइप होती है। एको मल्टीपल पैरामीटर्स को ले सकता है, प्रिंट एक ही पैरामीटर को लेता है। एको जो है वो मार्जिनली फास्टर है प्रिंट के अगेंस्ट, प्रिंट के मुकाबले में। डेटा टाइप्स यहाँ पे हैं। यूजुअली हमारा जो वेरिएबल है हम उसके साथ कुछ भी डेटा टाइप नहीं लिखते, जो उसकी वैल्यू होती है उसी के लिहाज से उसकी डेटा टाइप सेट हो जाती है। जैसे अभी मैंने इसके अंदर जब स्ट्रिंग लिखी तो इसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली var dump ने बताया कि स्ट्रिंग है। फ्लोट वैल्यूज लिखी थी तो var dump ने बताया फ्लोट है। इंटीजर लिखा था तो उसने बताया इंट है। तो हम यूजुअली यूज नहीं करते, लेकिन इस तरह के डेटा आप टैकल कर सकते हैं PHP में। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे और नल। तो इस तरह की आप जो चीज़ें हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, वो आप स्टोर कर सकते हैं PHP के वेरिएबल्स के अंदर। हम किसी भी वेरिएबल के साथ नॉमिनेट नहीं करते कि ये जस्ट स्ट्रिंग वेरिएबल है या ये इंटीजर वेरिएबल है। जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसके मुताबिक आपके जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप सेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, हम नॉमिनेट नहीं करते। फिर PHP के स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग फंक्शंस में कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं।
तो और बाकी जो हैं वो अवेलेबल है W3 स्कूल पे, उसका मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इनके अलावा भी कोई फंक्शन देखना चाहें या जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो तो आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। मेन फंक्शंस यही हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। str_len का एक फंक्शन है, यह आपको बताएगा कि आपके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स को काउंट करेगा और ये स्पेसेस को भी काउंट करेगा। तो जब मैंने हेलो वर्ल्ड को किया और ये एक एक्सप्लेनेशन मार्क भी है, तो इसने बताया कि इसकी आउटपुट 12 है, कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 12 है। देन str वर्ड काउंट है, ये आपको बताएगा कि आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं। वर्ड की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स डिवाइडेड बाय अ वाइट स्पेस, स्पेस या सिंपल स्पेस जिसको कहते हैं। तो इसने बताया कि इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर 2 वर्ड्स हैं। strrev रिवर्स करता है आपकी स्ट्रिंग को। जब मैंने इसको रन किया तो आउटपुट क्या आई? हेलो वर्ल्ड, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट लिखी हुई थी। इंग्लिश हमारी लेफ्ट टू राइट होती है, तो इसने आउटपुट किया राइट टू लेफ्ट। str पोजीशन क्या कर रहा है? अगर मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर वर्ड को फाइंड करना है, वर्ड का जो वर्ड है वो कहाँ पे आ रहा है, तो ये मुझे बताएगा कि आपका जो वर्ड है वो 6th इंडेक्स से ऑनवर्ड आ रहा है। 6th इंडेक्स से ऑनवर्ड आ रहा है, तो ये मुझे उस वर्ड का स्टार्टिंग इंडेक्स दे देगा कि आपका जो क्यूरी वाला वर्ड है वो इस स्पेसिफिक इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। देन str रिप्लेस है, ये बेसिकली हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं सब फंक्शंस, तो यहाँ पे जस्ट उनके नेम चेंज हैं, बाकी इनकी फंक्शनैलिटी वही है जो जावास्क्रिप्ट में थी। str रिप्लेस के लिए आप सबसे पहले बोलोगे कि कौन से वर्ड को रिप्लेस करना है, देन किस वर्ड से रिप्लेस करना है, और फिर आप अपनी स्ट्रिंग लिखोगे। लाइक मुझे इस हेलो वर्ड की स्ट्रिंग जो थी मेरी, इसमें वर्ड की जगह पे डॉली लिखना था, तो मैंने कहा कि वर्ड को रिप्लेस कर दो डॉली के साथ। किस जगह पे? हेलो वर्ड में। तो आउटपुट क्या आई? हेलो डॉली। ठीक है, फिर स्ट्रिंग कंपेयर है। स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन क्या करेगा? आपकी 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, और अगर कंपेयर हो जाएंगी और कंपेयर ट्रू हुआ तो 0 रिटर्न करेगा, अगर कंपेयर ना हुई तो फॉल्स रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। देन str स्प्लिट का फंक्शन है, अगर आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग दो और उसके ऊपर str स्प्लिट का फंक्शन लगाओ तो ये हर कैरेक्टर को अलग अलग इंडेक्स में डाल देगा। ठीक है, तो str स्प्लिट की जो आउटपुट होगी वो एक एरे होगी जिसके 0 इंडेक्स पे h पड़ा होगा, 1 इंडेक्स पे e, 2 और 3 इंडेक्स पे l और 4th इंडेक्स पे o। तो उसकी आउटपुट एक एरे बन जाएगी। और str पैड का जो फंक्शन है वो क्या करेगा? आपकी स्ट्रिंग के साथ पैडिंग करवाएगा किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की। लाइक मैं चाह रहा हूं कि मेरी स्ट्रिंग के साथ उसकी लेंथ जो है वो 20 हो जाए, और अगर उसमें कैरेक्टर्स कम हैं तो उसके साथ डॉट को तब तक पैड करवाओ जब तक उसकी जो लेंथ है वो 20 नहीं हो जाती। ठीक है, तो पैडिंग में आप अपनी स्ट्रिंग के साथ कुछ भी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं। राइट, तो हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स को मैंने रखा अपनी PHP के कोड्स की वेबसाइट में, और इसको ओपन यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग मेरे पास है दिस इज माई स्ट्रिंग। राइट, तो जब मैं इसकी लेंथ फाइंड करूंगा तो मैं फंक्शन लगाऊंगा strlen का और अपना वेरिएबल पास करूंगा इसमें स्ट्रिंग का। तो ये मुझे लेंथ जो है वो इस वेरिएबल में चली जाएगी, और इस वेरिएबल को जब मैं
आउटपुट करवाऊंगा एको के थ्रू, तो मुझे जो है वो लेंथ मेरी स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगी। तो मैं नीचे वाला सारा अभी फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, जस्ट ये वाला सेक्शन मेरा चलेगा। अब मेरा जो पेज था वो है strings.php, तो मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, अपनी वेबसाइट का नाम और कौन सा पेज, strings.php। रन किया, दिस इज माई स्ट्रिंग, उसने इसकी लेंथ काउंट की, इस वेरिएबल में रखी और इस वेरिएबल को मैंने आउटपुट करवाया, तो मेरे पास आंसर आया 17। मेरी इस स्ट्रिंग का साइज जो है वो 17 है, तो उसने मुझे एको करवा दिया। ठीक है, इसको कमेंट कर लेते हैं। और सेकंड फंक्शन हमने पढ़ा काउंट वर्ड का। काउंट वर्ड क्या करेगा, इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मेन हमारा यही है। str_word_count का फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स को काउंट करेगा, तो वो इस वेरिएबल में रखवाएगा और इस वेरिएबल को हम आउटपुट करवा रहे हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 2 3 और 4 वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो इसकी आउटपुट आनी चाहिए 4 और 4 ही आई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। देन str रिवर्स का फंक्शन है। रिवर्स का फंक्शन क्या कर रहा था, आपकी जो स्ट्रिंग है उसको ये अगर लेफ्ट टू राइट लिखी हुई है तो इसको राइट टू लेफ्ट आउटपुट करवाएगा। तो जब मैंने ये रन किया तो ये राइट टू लेफ्ट इसने इसको प्रिंट करवाया रिवर्स करके। ठीक है, तो str पोज का फंक्शन क्या करेगा, वो स्ट्रिंग में ढूंढेगा is को। ठीक है, तो इस is का जो फर्स्ट अकरेंस होगी वो उसको हमें रिटर्न कर देगा। तो इस स्ट्रिंग में is यहाँ पे भी आ रहा है, तो is की फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे होगी, 0 1 और 2, सेकेंड इंडेक्स से is आ रहा है, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी 2। सॉरी, कौन सी फाइल थी, तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है 2। ठीक है, क्योंकि is जो है यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका जो इंडेक्स है वो 2 ही बन रहा है। फिर हमने फंक्शन देखा था रिप्लेस का। रिप्लेस का फंक्शन क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग की जगह पे क्लास लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग को रिप्लेस करो क्लास के साथ। किस जगह पे, इस स्ट्रिंग में। तो अब जब मेरी स्ट्रिंग न्यू बनेगी उसमें स्ट्रिंग की जगह पे क्लास लिखा हुआ आएगा। तो दिस इज माई स्ट्रिंग थी, तो जब हमने रिप्लेस किया तो वो बन गया दिस इज माई क्लास। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो आपने, आपकी जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो, सेकंड पैरामीटर कि आपने उस स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस करना है, और थर्ड पैरामीटर वो कि आपकी स्ट्रिंग कहाँ पे पड़ी है। अगर वो वेरिएबल में है तो वेरिएबल नेम, अगर आपकी स्ट्रिंग वैसे ही है तो आप उसको डबल कोट्स में एज अ टेक्स्ट लिख देंगे। फिर स्ट्रिंग कंपेयर, मैं स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा हूं अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ। राइट, ये मेरे स्ट्रिंग का वेरिएबल है जो कि ये है दिस इज माई स्ट्रिंग, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ दिस इज माई स्ट्रिंग सेम एग्जैक्टली स्ट्रिंग के साथ। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसने आउटपुट किया 0, दैट मीन्स कि ट्रू है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसमें दिस इज नॉट माई स्ट्रिंग इसके साथ कंपेयर करूंगा तो आउटपुट आएगा -1 कि ये स्ट्रिंग जो है आपकी कंपेयर नहीं हुई। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आ जाता है स्प्लिट। दिस इज माई स्ट्रिंग, मेरे पास वेरिएबल में था स्ट्रिंग में, उसको मैं कह रहा हूं str_split। तो क्या होगा, जितनी भी मेरी स्ट्रिंग है इसका हर कैरेक्टर एक एक एरे के इंडेक्स में चला जाएगा। स्पेस भी अलग इंडेक्स पे जाएगी, t 0 पे चला जाएगा, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे आपकी स्पेस आ गई, 5 पे, 6 पे,
7 पे आपकी स्पेस, 8 9, 10th पे आपकी स्पेस, 11 12 13 14 15 16। तो 0 से 16 आपके एरे के इंडेक्सेस बनेंगे और हर इंडेक्स पे एक एक करैक्टर आ जाएगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो 0 इंडेक्स पे आ गया T, 1 पे आ गया H I S, 4th इंडेक्स पे आपकी स्पेस थी तो वो आ गई, 5th 6th 7th 6th इंडेक्स पे आपकी दोबारा स्पेस थी, सॉरी 8th पे स्पेस थी एंड सो ऑन। तो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो कन्वर्ट हो गई एरे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एरे बन रही थी तो इसको मैंने जब आउटपुट करवाया तो मैंने प्रिंट आर से करवाया क्योंकि एरे बन रही थी। तो जहाँ पे भी हमारी एरे होगी हम उसको प्रिंट करवाना चाहेंगे विदाउट लूप तो हम यूज़ करेंगे प्रिंट आर। अगर मैं इसकी जगह पे एको करता और इसको आउटपुट करने की कोशिश करता तो हमें एक एरर आता है कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। हमारे पास एरे है, हम उसको एज अ स्ट्रिंग एको करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब इस एरे को या तो हम लूप के थ्रू आउटपुट करवाएं, अगर आप लूप नहीं लगाना चाहते तो आप जस्ट प्रिंट आर का जो फंक्शन है वो यूज़ करके अपनी एरे को आउटपुट करवा सकते हैं। वो आपको इस तरह से आउटपुट देगा कि ये एक एरे है, उसके 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 2 इंडेक्स पे ये पड़ा है एंड 16 इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने एरे को विदाउट लूप भी आउटपुट करवा सकते हैं। और सबसे लास्ट पे हमने पढ़ा था str पैड का। ठीक है, अब स्ट्रिंग आपके पास दिस इज माई स्ट्रिंग थी और इस फंक्शन ने हमें बताया था कि इसकी लेंथ 17 है। ठीक है, अब अगर तो मैं करता हूं कि मुझे इसकी लेंथ चाहिए 18 तो मुझे इसके साथ पैड करवाना पड़ रहा है z को या कुछ भी करैक्टर हो सकता है 1 2 3 एनीथिंग। तो ये पैड कब होगी जब उसकी एक्चुअल स्ट्रिंग से ज्यादा हमें उसकी लेंथ चाहिए हो। लाइक अगर मैं करता हूं 10 और पैड करवाता हूं a तो क्या होगा, कुछ भी पैड नहीं होगा क्योंकि उसकी अपनी लेंथ कितनी है 17। तो मैं चाह रहा हूं कि उसकी 10 लेंथ हो और उसके साथ पैडिंग भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इवन के इसको हम रन कर लेते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगी वो दिस इज माई स्ट्रिंग ही आएगी क्योंकि उसकी जो लेंथ है अपनी वो 17 है। इवन कि अगर मैं 17 भी करता हूं तो भी मेरे पास कुछ भी पैड नहीं होगा क्योंकि इसकी लेंथ 17 ही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 18 चाहिए तो क्या होगा, तो इसके साथ एक ए पैड हो जाएगा इसकी लेंथ को 18 करने के लिए। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि 180 हो इसकी लेंथ तो इसके साथ 17 प्लस रिमेनिंग एज आएंगे। 17 इसकी वो थी ओरिजिनल साइज था और 180 बनाने के लिए इसको बाकी एज इसके साथ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो str पैड जो है आपका इस तरह से काम करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग का साइज है उसको अगर आप किसी स्पेसिफिक लेंथ तक लेकर जाना चाहते हैं तो आप उसके साथ पैडिंग करवा देते हैं किसी भी स्पेसिफिक करैक्टर की। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप अंडरस्कोर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी पैड करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। फिर आ जाती है PHP एरेज। PHP में दो तरह की एरेज हैं, एक तो हमारी वही कन्वेंशनल एरेज हैं जो हम यूज करते आए हैं, उनको हम कहते हैं इंडेक्स्ड एरेज। ठीक है, वो दो तरह से बनती हैं, एक तो आप जावास्क्रिप्ट की तरह एरे का कीवर्ड यूज कर लें और पैरेंथेसिस के अंदर उसके इंडेक्सेस लिख लें। ठीक है, और सेकंड मेथड ये है कि आप हर इंडेक्स पे जाके वैल्यूज असाइन कर दो। तो ये दो तरह के मेथड्स हैं PHP के एरे को क्रिएट करने के। इसको मैं रखता हूँ अपनी वेबसाइट में और अब मैं
और सबको रन कर दिया और एरेज पे आ गए। और यहाँ पे मैं इससे नीचे वाला सारा कोड कर देता हूँ। इंडेक्स्ड एरे हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आप जो अपनी एरे है वो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तो आप एरे का कीवर्ड यूज कर लें और साथ पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स पे जो आप रखना चाहें वो रखें, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, और हर इंडेक्स सेपरेट होगा कॉमा के साथ, लास्ट वाले के साथ कॉमा नहीं आएगा। तो आपकी एक कार्स के नाम से एरे बन गई। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप हर इंडेक्स को बाय नंबर उसके अंदर वैल्यूज रखवा सकते हैं। 0 इंडेक्स पे आप एक्सएल रखवा रहे हैं, सिटी, सिविक एंड मेरान। तो ये आप दो तरह से अपनी एरेज जो हैं वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। और एरे को प्रिंट करवाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप यूज करेंगे प्रिंट आर। लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लूप के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप प्रिंट आर यूज कर सकते हैं। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे मेरा पेज है array.php, arrays.php, ARRAYS। तो क्या हुआ, आउटपुट हुआ कि 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, ये पड़ा है और फिर ये पड़ा है। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसको आउटपुट कराऊंगा तो इसकी आउटपुट्स आएंगी। 0 इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। तो आप दो तरह से अपनी जो एरेज हैं, उन इंडेक्स्ड एरेज हैं, उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। There are two ways to create indexed array. The index can be assigned automatically, like from 0। अगर आप एरे का कीवर्ड यूज करेंगे तो आपके जो इंडेक्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होंगे। और अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप मैनुअली अपने एरेज के जो इंडेक्सेस हैं वो सेट कर सकते हैं और उनके मुताबिक आपकी जो एरे है वो बन जाएगी। फिर यहाँ पे एक फंक्शन आता है एरे सिर्फ काउंट का। काउंट क्या करेगा, आपकी एरे का जो एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको बता देगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर मैं अनकमेंट करूं तो ये क्या कर रहा है, एको करवा रहा है काउंट करके एरेज को। काउंट क्या कर रहे हैं, कार्स को, कि कार्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और हम उसको एक ही लाइन पे एको करवा रहे हैं। तो जब मैं इसको आउटपुट करवाऊंगा तो उसने बताया कि कार्स की जो एरे थी उसके अंदर 3 आपके जो थे इंडेक्सेस थे। ठीक है। फिर इसमें दूसरी तरह की एरेज आती हैं, एसोसिएटिव एरेज। एसोसिएटिव एरे क्या है, ये एक तरह की 2D एरे है जिसमें आप दो वैल्यूज एक साथ रखवा सकते हैं। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे ऑब्जेक्ट्स, हम मल्टीपल चीजें, मल्टीपल टाइप्स की चीजें एक ही एरे में रखवा रहे थे, तो वहां पे उसका नाम था ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे इसका नाम है एरेज, एसोसिएटिव एरेज। तो एसोसिएटिव एरे का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कम्बिनेशन होते हैं की और वैल्यू के। एक की होती है, सेकंड होती है इसकी वैल्यू। तो हमने लिखा कि एज एक एरे है, हमने एरे स्टार्ट की, ये एक ही तरह से, ये दूसरी तरह से आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जो एरे का कीवर्ड वाला मेथड है उसी के थ्रू आप एसोसिएटिव एरे को इनिशियलाइज करेंगे। एरे का कीवर्ड आया स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले आ गई की। हमने कहा कि पीटर और उसकी एज कितनी है 35, ये इसकी वैल्यू है। और आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे, इक्वल एंड ग्रेटर देन साइन के साथ। पीटर आपने लिखा डबल ब्रैकेट्स में, डबल कोट्स में, फिर आपने सिंबल लगाया इक्वल एंड ग्रेटर देन का और उसकी एज लिखी 35। एक आपका इंडेक्स पूरा हो गया, कॉमा लगाया,
सेकंड की उसकी वैल्यू सेपरेटेड बाय इक्वल एंड ग्रेटर देन साइन, कॉमा की वैल्यू सेपरेटेड बाय दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाई हुई थी एक एरे, एसोसिएटिव एरे, ये वाली। ठीक है, मैंने बनाई न्यू कार्स की, एरे का कीवर्ड रखा, फर्स्ट की मैंने रखी उसकी प्राइस, और प्राइस की मैंने वैल्यू रखी ये, और सेपरेट किया इक्वल एंड ग्रेटर देन के साथ, फिर कॉमा उसका कलर लिखा, कॉमा उसकी मेक लिखी, कॉमा उसका एयर लिखा। 4 प्रॉपर्टीज मैंने सेव की हैं, 4 कीज हो गई, और उन चारों कीज के अगेंस्ट उनकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो ये मेरी एक एसोसिएटिव एरे बन गई। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? इसको हम सिंपली प्रिंट आर से आउटपुट नहीं करवा सकते, या हम सिंपल जो फॉर लूप है उसके थ्रू भी इसकी आउटपुट नहीं ले सकते। हम इसको आउटपुट करवाएंगे फॉर ईच के थ्रू। फॉर ईच में हम, फॉर ईच की एक लूप होती है फॉर ईच, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी एरे होगी उसका नाम लिखेंगे। हमारी एरे थी यहाँ पे एज, तो हमने लिखा एज, फिर एज का कीवर्ड आएगा, फिर हम जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है उसके मुताबिक लिख लेंगे अपने वेरिएबल्स कि x इक्वल्स ग्रेटर देन साइन और x वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यूज होंगी, यानी कि जो आपकी कीज होंगी आपकी एसोसिएटिव एरे में, वो x में आ जाएंगी, और जो आपकी वैल्यूज हैं वो x अंडरस्कोर वैल्यू में आ जाएंगी। ठीक है, हमने क्या किया, फॉर ईच अपनी लूप एसोसिएटिव एरे का नाम, एज का कीवर्ड, और फिर हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि इस साइन से इधर वाली चीज x में चली जाए, इस साइन से इधर वाली जो चीज है वो x अंडरस्कोर वैल्यू में चली जाए। ठीक है, तो हम फिर इसको लूप थ्रू कर लेंगे। अब हम जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी है। हमने एक एसोसिएटिव एरे बनाई न्यू कार्स के नाम से, उसमें चीज़ें हमने डाल दी, प्राइस प्राइस, कलर कलर, मेक मेक, एयर एयर। ठीक है, एक की है एक वैल्यू है। तो अब मैं इसको लूप थ्रू कर रहा हूँ कि न्यू कार्स के अंदर जो इस साइन से पहले वाली चीज़ है उसको हम की कह देते हैं, इस साइन से बाद वाली जो चीज़ है उसको हम वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, तो जब हम एको करवाएंगे तो हम करवाएंगे कि द की इज दिस, कि फर्स्ट इंडेक्स की ये थी और उसकी वैल्यू जो थी वो ये थी। ठीक है, अब क्या हुआ है कि आपकी इस एसोसिएटिव एरे से 2 इंडेक्स्ड एरेज बन गई हैं, एक की एक वैल्यू की एरे में वो सब वैल्यूज आई हैं जो कि कीज थी, ये भी की है, ये भी की है, और ये भी की है। तो इस की के अंदर कीज की जो वैल्यूज हैं वो आई हैं, और इस वैल्यू वाली एरे के अंदर वो सब वैल्यूज आई हैं जो कि एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज थी। तो यहाँ पे वैल्यू ये थी, यहाँ पे वैल्यू ये थी, वैल्यू ये थी, और ये वैल्यू ये थी। तो फॉर ईच लूप ने क्या किया, आपकी एसोसिएटिव एरे को कन्वर्ट कर दिया 2 इंडेक्स्ड एरेज में, एक में कीज आ गई, एक में वैल्यूज आ गई। अगर आपको अब कीज चाहिए तो आप की को यूटिलाइज कर लें, आपको वैल्यूज चाहिए आप वैल्यूज को यूटिलाइज कर लें। और जब हम इसको आउटपुट कराएंगे, ऊपर वाली आउटपुट में कमेंट कर देता हूँ, तो आउटपुट आपकी आएगी कि द की इज प्राइस, इस एरे के अंदर नीचे भी कुछ हुआ है,
इस एरे के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स था वो यहाँ से यहाँ तक था, तो इसमें मैंने आउटपुट क्या करवाया हुआ है, द की इज डॉलर की, द वैल्यू इज डॉलर वैल्यू, कि फर्स्ट इंडेक्स की जो की थी वो प्राइस है और वैल्यू है 2.5 मिलियन PKR। तो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया द की इज प्राइस एंड द वैल्यू इज 2.5 मिलियन PKR। सेकंड के लिए आएगा द की इज कलर, द वैल्यू इज वाइट, द की इज मेक, वैल्यू इज टोयोटा, द की इज एयर, द वैल्यू इज GLI 2017। तो इसी तरह से आपकी आउटपुट ली हुई है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से आउटपुट नहीं चाहिए, आपको चाहिए जस्ट इस एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आ रही हैं, तो आप जस्ट एको करवा दोगे वैल्यू को। तो अब क्या होगा, आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई 2.5 मिलियन PKR, सेकंड वैल्यू आ गई वाइट, थर्ड वैल्यू आ गई टोयोटा और फोर्थ वैल्यू आ गई GLI। और इसी तरह से अगर आपको जस्ट कीज चाहिए तो आप की वाली जो आपकी एरे है उसको आउटपुट करवा दोगे, सॉरी, तो आपके पास जस्ट कीज आएंगी, प्राइस, कलर, मेक एंड एयर। और आपको अगर कम्बिनेशन चाहिए तो आप कम्बिनेशन जो है वो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दो तरह की एरेज हैं, एक एसोसिएटिव है और एक इंडेक्स्ड है। इंडेक्स्ड एरे आपकी कन्वेंशनल एरेज हैं, एसोसिएटिव एरेज आपकी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स की तरह ही हैं और इनको एक्सेस करने के लिए आप फॉर ईच का जो लूप है वो यूज़ करते हैं। इसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरी है उसके अगेंस्ट जो भी रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है वो आपको प्रोवाइड करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।